डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक सामाजिक विज्ञान की, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायु। यानी कि इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 4 में वायु के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की घनी चादर है उसको वायुमंडल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल की इसमें परिभाषा देखेंगे। वायुमंडल का जो संगठन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वायुमंडल, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बता दें कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि वायुमंडल का संगठन क्या होता है और वायुमंडल की संरचना क्या होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको हम बता दें कि जो वायुमंडल की संरचना है उसमें तो वायुमंडल की जो परतें हैं कि किस परत के बाद में कौन सी, किस परत के बाद में कौन सी, यानी कि वायुमंडल की संरचना, बनावट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और जबकि वायुमंडल का जो संगठन है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन गैसेज से मिलकर बना हुआ है और जो ये गैस, इनके अंदर वायुमंडल के अंदर जो गैसेज पाई जाती है वो कितना प्रतिशत कौन सी गैस पाई जाती है की मात्रा है, तो उसके बारे में भी हम इसके अंदर देखेंगे। साथ में ही हम इसके साथ साथ मौसम और जलवायु की भी बारे में भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ पवन, वायुदाब के बारे में देखेंगे। और जो पवनें चलती है किस दिशा से कौन सी पवन चलती है, पवनें कितने प्रकार की होती है, चक्रवात के बारे में देखेंगे, सुनामी के बारे में। यानी कि ये जो वायु चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम वायु से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती है, जितने फेनोमेना होते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। और वो भी बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ें कैसे होता है और वायुमंडल के अंदर कैसी कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल से देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि हमारी पृथ्वी जो है उसके चारों ओर वायु की घनी चादर बनी हुई है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो घनी चादर से घिरी हुई है। और वो भी चादर किसकी? वायु की। यानी कि जब हम स्पेस से देखते हैं, वायुयान से, तो हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें एक वायु के एक घेरा जैसा नज़र आता है, वायु की एक चादर जैसी नज़र आती है, एक परत नज़र आती है। तो उस वायु की जो चादर जैसी घनी चादर जैसा कुछ नज़र आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। दो तरह से ये आवश्यक है। पहला तो क्या है कि हम जो श्वास लेते हैं, यानी कि श्वास लेने के लिए जो वायु प्रदान करता है वायुमंडल हमें, यानी कि वायुमंडल हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो पहला तो यही है कि श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन जो है हमें वो कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से मिलती है। तो वायुमंडल जो है हमें तो सबसे पहले क्या प्रोवाइड करवाता है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि वायुमंडल से ही हमें जीवनदायी जो हमारी ऑक्सीजन है, हमारी जो जीवनदायी गैस है ऑक्सीजन, वो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। दूसरा, हमारा जो वायुमंडल है हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वायुमंडल जो है क्या करता है, एक चादर की तरह हमारी पृथ्वी के ऊपर घिरी हुई है, फैली हुई है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें हानि पहुंचाती है, हमें अलग अलग तरीके की उससे की वजह से डिसीज हो सकती है, जो चमड़ी से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती है, चर्म रोग जैसे टाइप के। तो इस तरह से क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो ये हानिकारक किरणें हैं इसको वायुमंडल रोक के रखता है, यानी कि हमारी पृथ्वी तक उसको पहुँचने नहीं देता। और इस तरह से ये जो वायु की चादर है ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर आने वाली जो हानिकारक, सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं उससे हमारी ये सुरक्षा करती है। और ये चादर न हो तो क्या होगा? ये चादर अगर ना हो, ये वायुमंडल हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर ना हो। तीसरा वजह क्या है? यहाँ पर दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि वायुमंडल हमें क्या करता है, हमारी जीवनदायी गैसेस, यानी कि जो हमें जीवन देने वाली जो गैस है ऑक्सीजन, और अदर जो गैसेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, वो भी हमें प्रोवाइड करवाता है, वो भी हमें प्रदान करता है। दूसरा क्या है, सूर्य से आने वाली जो किरणें, हानिकारक किरणें, उससे भी हमारी रक्षा करता है, यानी कि जो जीव है उनकी रक्षा करता है।
तीसरा यहाँ पर क्या है, अगर ये चादर ना हो यानी कि ये वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से पृथ्वी जो है तप्त हो जाएगी, जलने लगेगी। यानी कि जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट अगर हमारी पृथ्वी पे आती है, वायुमंडल के थ्रू ना आकर ये डायरेक्ट अगर हमारे पृथ्वी पर आती है तो उससे क्या होगा, पृथ्वी जो है हमारी गर्म होकर तप्त होकर जल सकती है। और रात के समय क्या हो जाएगा, अगर ये वायुमंडल ना हो तो क्या होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होकर बर्फ़ में बदल जाएगी या जम जाएगी। वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इस बात को हम बहुत ही डिटेल से देखते हैं कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है। सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल से होकर फिर पृथ्वी पर आती है। तो वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणों को डायरेक्ट नहीं आने देता है, यानी कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। पहले क्या करता है, वायुमंडल उसको अपने अंदर अवशोषित करता है और फिर जितना ज़रूरत होता है उतना तापमान सूर्य का हमारी पृथ्वी तक पहुँचता है। और सूर्य का ताप का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य ताप नहीं होगा तो पृथ्वी पर जो है चारों तरफ बर्फ़ जम जाएगी। इसलिए जीवों के लिए पृथ्वी के तापमान, सूर्य के तापमान का होना भी ज़रूरी है और ठंड का होना भी ज़रूरी है। अब इस तरह से जो है वायुमंडल हमारे पृथ्वी को क्या करता है, वायुमंडल से होकर जो ताप आता है, सूर्य ताप आता है, वो पर्याप्त मात्रा में आता है। इतना आता है कि जीवन के लिए वो सही है, मतलब जीवन के लिए जितना ज़रूरी है उतना तापमान आता है। अब रात के समय क्या हो जाएगा, अगर सूर्य, रात के समय क्या होता है कि वायुमंडल जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के अंदर जो है जो भी ताप आया है और पृथ्वी जो है गर्म हुई है और पृथ्वी से निकलने वाला जो आतपन है, यानी कि पृथ्वी से निकलने वाला जो ताप की जो विकिरण निकलती है उसको वायुमंडल पृथ्वी पर ही रोक कर रखने का काम करता है। उस विकिरण को, उस ताप विकिरण को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से रात के समय यानी कि जब सूर्य ताप नहीं हो तब पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर बर्फ़ नहीं जमती है या जमने का काम वहाँ नहीं होता है। और इस तरह से वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी को का तापमान जो है ज़रूरत के अनुसार जितना जीव के लिए ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग तापमान के, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में आवश्यक है, यानी बनाए रखने का काम करता है। इसलिए वायुमंडल जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पहली बात तो ये कि हमें सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस है वो प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, अगर ये नहीं होगा वायुमंडल तो दूसरा क्या होगा नुकसान हमें, कि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो क्या करेगी, हम पर सीधे यानी कि हमें झुलसा सकती है, हमें जो भी शरीर, जो चमड़ी से रिलेटेड यानी कि जो भी स्किन डिसीज होती है उससे वो हो सकता है। तीसरा जो है, दिन के समय पृथ्वी जल यानी कि जल सकती है, तापमान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और रात के समय ये फ्रिज यानी कि बर्फ़ जम सकती है। इसलिए पृथ्वी के तापमान को समान बनाने के लिए और जीवों के अनुकूल बनाए रखने के लिए वायुमंडल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अतः यह वह वायु राशि है, यानी कि वायुमंडल क्या है, वो वायु राशि है, वायु का एक मंडल है, यानी कि वो वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इसलिए जो ये वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को रहने के लिए योग्य बनाता है, जीव के जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने लायक बनाता है। तो इसलिए वायुमंडल का जो महत्व है हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वायुमंडल जो है होता क्या है, पहली बात तो ये, और ये भी देख लिया है वायुमंडल कहते किसे हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी जो चादर है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायु राशियों को वायुमंडल कहते हैं, मतलब वायु का जो चारों तरफ हमारे चारों तरफ फैली हुई है वो संपूर्ण वायु राशि वायुमंडल कहलाती है। और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वायुमंडल का हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या रोल है वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन मतलब उसमें होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं
उसके बारे में हम देखेंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है, इसको कहते हैं संगठन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वायुमंडल का संगठन क्या है और वायुमंडल की संरचना क्या है। वायुमंडल के संगठन में हम वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेज के बारे में जानेंगे और वायुमंडल संरचना के अंदर हम वायुमंडल की बनावट के बारे में जानेंगे, वो किस प्रकार बना हुआ है, किन परतों से मिलकर बना हुआ है। तो वायुमंडल की संरचना में हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अब डिटेल से देखते हैं वायुमंडल का संगठन के बारे में। वायुमंडल संगठन के बारे में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वायु का जो उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वो जो भी वायु हमारे चारों तरफ फैली हुई है, यानी कि जो भी वायुमंडल हमारे लिए है या हमारे चारों तरफ फैली हुई है, वो क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी कि जो वायु हम सांस लेते हैं, जो हम इसको कभी ध्यान नहीं देते, हवा आ रही है हम सांस ले रहे हैं, सारा मतलब नॉर्मल डेली लाइफ का हम जिसको हिस्सा समझ रहे हैं, वो जो वायुमंडल है यानी कि वायु है, वो बहुत सारी गैसेज का मिश्रण है, बहुत सारी गैसेज से मिलकर बना हुआ है। और इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैसेज हैं। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेज हैं जिसने वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस में नाइट्रोजन फर्स्ट है और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर है। इसके बाद में अन्य जो गैसेज भी पाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन, जो कि ये कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। यानी कि गैसेज तो पाई जाती ही है वायुमंडल में, साथ में धूल के कण भी इसके साथ पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो सर्किल बना हुआ है, ये क्या दिखाता है, ये पाई चार्ट ही यानी कि ये एक पाई चार्ट है जिसमें वायुमंडल के संगठन को दिखाया गया है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए कि जो नाइट्रोजन है उसका हिस्सा, उसका पार्ट सबसे सर्वाधिक पाया गया है। ठीक है, तो 3/4 हिस्सा जो है वो किस गैस का बना हुआ है, नाइट्रोजन का। और वो भी कितना प्रतिशत है, 78% नाइट्रोजन गैस हमारी वायुमंडल में पाया जाता है। तो आपको ये जो परसेंटेज है इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसेज काम करती है, कौन कौन सी गैसेज से मिलकर वायुमंडल बनता है और इसकी कितनी कितनी प्रतिशत वायुमंडल में, किसी गैस की कितनी प्रतिशत वायुमंडल में पाई जाती है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर पे ऑर्गन गैस पाई जाती है और चौथे नंबर पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि इनकी मात्रा के आधार पे फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21% और तीसरे नंबर पर ऑर्गन गैस पाई जाती है जो कि 0.93% पाई जाती है। और फिर उसके बाद में जो चौथा नंबर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आता है जो कि 0.03% पाई जाती है। उसके बाद में अन्य जो गैसेज हैं 0.04% के अंदर जितने भी सारी गैसेज जैसे हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और अन्य जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी धूल के कण हैं, सारे ये अन्य गैसेज के अंदर यानी कि अन्य सभी में आ जाता है। अन्य सभी में 0.04% है। याद रखना इनका जो क्रम है, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजन जो है सब सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसेज है। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन 21%, दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन है। और तीसरे नंबर पर ये जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑर्गन गैस में, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना कि इसके बाद में ऑर्गन गैस थर्ड नंबर पे आता है 0.93% और फिर फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 0.03% पाई जाती है। तो यहाँ याद रखने वाली दो बातें हैं, एक तो इनका क्रम याद रखना है, दूसरा इनके प्रतिशत भी याद रखना है कि कौन सी गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है। आगे हम यहाँ पे इनके बारे में, गैसेस के बारे में भी डिटेल से देखते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये बात हमने इस चार्ट से भी देख ली है और इसके प्रतिशत को देखते हुए भी हमने पहचान लिया है कि जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। और जब हम सांस लेते हैं तब ये क्या करती है, नाइट्रोजन गैस फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन गैस पे हम ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु
जो पौधे होते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे साथ हम जो श्वास लेते हैं हमारे फेफड़ों तक नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्ट हमारे अंदर तक चली जाती है। यानी कि हम डायरेक्ट श्वास के थ्रू ही नाइट्रोजन गैस को हम हमारे फेफड़ों तक जाती है, हमारे शरीर में जाती है और फिर हम इसको बाहर भी डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, परंतु पौधे जो क्या करते हैं वो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है, पौधों को भी आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, तो वो क्या करते हैं, वे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। यानी कि वो सीधे ही श्वास के थ्रू, जड़ों के थ्रू वो सीधे ग्रहण नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। वो क्या करते हैं, मुद्रा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु है, यानी कि मिट्टी के अंदर और पौधे जो हैं उनकी जड़ों के अंदर जो रहने वाले जो जीवाणु है वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेते हैं, उसका स्वरूप चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में पौधे इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जो जीव है, यानी कि जो पशु है या मानव है, ये नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट अपने श्वास के थ्रू लेते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं। वो किसके थ्रू लेते हैं, या तो पौधों की जड़ों के रहने वाले जो जीव है उनके थ्रू, या फिर मुद्रा के थ्रू, यहाँ पे यानी सॉरी मृदा के थ्रू, यानी कि मिट्टी के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, इसमें स्वरूप पहले चेंज होता है नाइट्रोजन का और फिर उसके बाद में ये जो क्या करते हैं, पौधे इसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर की जो गैसेज हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेकंड नंबर की जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ऑक्सीजन। और मनुष्य तथा पशु सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वास लेने के लिए, श्वास के लिए वायु से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स या फिर जीव जो है वो क्या करते हैं, जो लिविंग बींग्स है, यानी कि वो क्या करते हैं लिविंग बींग्स कि वो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उस दौरान ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, बराबर बनी रहती है। लेकिन यदि हम पेड़ को काटते हैं, वृक्ष काटते हैं, तो ये जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। अब है तीसरे नंबर की गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे लिए अन्य गैसों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो किस तरह से है, देखिए, हरे पादप क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके वो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कि क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा और पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस दोनों क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि मनुष्य और पशुओं के द्वारा जो छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको पौधे ग्रहण करते हैं, यानी पादप ग्रहण करते हैं, और पादपों के द्वारा यानी कि पौधों के द्वारा छोड़ी गई गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उन पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ये दोनों जो है, ये जो क्या बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है। इस तरह से ये दोनों गैस क्या होती है, बराबर होती है। रिलीज करना, छोड़ना और ग्रहण करना, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, इसमें बैलेंस बना रहता है। और बैलेंस, लेकिन होता क्या है, ये बैलेंस कब अनबैलेंस बन जाता है, कब जो है ये जो संतुलन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का संतुलन, ये तब बिगड़ जाता है जब कोयला तथा खनिज तेल
आदि ईंधनों के जलाने से, यानी कि कोयला और खनिज तेल के जलने से क्या होता है कि बहुत सारी जो पोल्यूटेड गैसेज हैं, जो प्रदूषित गैसेज हैं, वो क्या होती है वायुमंडल में बढ़ जाती है उनके जलाने से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी मात्रा ज़्यादा वायुमंडल में बढ़ जाती है। और फिर ये जो प्राकृतिक जो संतुलन बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का और इस सभी गैसेज का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। ये जो कोयला और खनिज तेल है ये क्या करते हैं, जलने के बाद में वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर मौसम और जलवायु जो है वो भी प्रभावित होती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इसके अंदर, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं साथ में ही गैसेस जो वायुमंडल का संगठन है उसी के दौरान। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वायुमंडल में फैलकर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है, वायुमंडल को गर्म रखना। तो पृथ्वी के जो विकिरित ऊष्मा आती है, पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई जो रिलीज जो तापमान होता है उसको पृथ्वी पर ही रोक कर रखने का काम करती है और पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव जैसा पैदा करती है। और इसलिए इसे हम क्या, इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में क्या होता है, देखिए कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती है तो उसके अभाव में उसकी कमी हो तो तब क्या होता है कि धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब स्तर बढ़ जाता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को ही हम भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापमान यानी कि पृथ्वी के तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे जो ठंडे प्रदेश हैं उन पर जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगती है। यानी कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पृथ्वी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, यानी कि पृथ्वी पर भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों के अंदर बर्फ़ जमी रहती है वो बर्फ़ पिघलने लगती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो जाता है। यानी कि बर्फ़ पिघलकर नदियों के रूप में बहकर पानी और समुद्र में जाके गिरता है, जिसकी वजह से समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकता है। अगर लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है की मात्रा ऐसे बढ़ती रही तो उससे जलवायु जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु क्या होंगे, लुप्त हो सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और भी देख लेते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है, वायु गर्म होती है तब इसमें ये जो पॉइंट है ये वायु दाब वाले का जो टॉपिक होगा, वायु दाब का जो टॉपिक होगा इसी चैप्टर में, उसके लिए बहुत ही समझ काम में आएगा। इसलिए इसको हम यहाँ पर पहले ही समझ लेते हैं कि जब वायु गर्म होती है यानी कि वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से जब वायु गर्म होती है तो वो क्या होती है, हल्की हो जाती है। यानी कि गर्म होती है तो वो फैलती है और फैल कर क्या होती है, हल्की हो जाती है और हल्की होकर ये ऊपर उठती है, यानी कि वायुमंडल में ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है।
और ठंडी जो वायु होती है वो सघन होती है और भारी होती है, यानी कि डेंस होती है। ठंडी वायु संगठित होती है और भारी होती है, इसलिए ये क्या करती है, इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति यानी कि नीचे उतरने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए, यानी कि अगर वायु जो है गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है हल्की होकर, तो वहाँ उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, वायु रिक्त स्थान हो जाता है, यानी कि वहाँ वायु नहीं होती। और उस वायु को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी वायु है उस रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, यानी कि उस ओर फ्लो करती है, यानी कि जो ठंडी वायु है वो बह कर आती है, इधर बहना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, वायु चक्र चलता रहता है, यानी कि वायु चक्र बन जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप कई बार बड़े बड़े चक्रवात, वायु चक्रवात भी बन जाते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अब वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की जो संरचना है, अब पहले हमने पढ़ लिया वायुमंडल के संगठन के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के गैसेस के बारे में पढ़ा और उनका कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है, इस चीज़ को देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है, उसकी बनावट किस प्रकार की है और वो किन किन परतों से मिलकर बनी होती है, इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। याद रखना कि वायुमंडल का विभाजन है वो कितनों परतों में हुआ है, तो फर्स्ट तो क्वेश्चन यही है कि ये 5 परतों में विभाजित है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है, एक तो इनके क्रम, जो वायुमंडल की जो परतें हैं उसके क्रम के आधार पर भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि इनका जो क्रम है वो बताइए, या तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, इस तरह से, या फिर उल्टा करके दे देंगे बहिर्मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल, पहली चीज़। तीसरी बात यहाँ पर याद ये रखनी है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की जो परत है उसका आरंभ होता है, यानी कि जो फर्स्ट जो परत होगी उसको हम पृथ्वी की सतह से मानते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जो पहली परत होगी उसको हम पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए मानेंगे, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो भी परत पाई जाएगी उसको फर्स्ट परत कहेंगे वायुमंडल की। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से चलती रहेगी। तो वायुमंडल की सतह से के पास जो भी परत है वायुमंडल की, उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, क्योंकि बिल्कुल बीच में है, 5 परतों के बीच में मध्य मंडल। समताप मंडल इसलिए क्योंकि यहाँ पे तापमान समान रहता है। क्षोभ मंडल यानी कि जो भूमि है उसके पास का मंडल। बाह्य मंडल ये मध्य मंडल से बाहर की ओर है, और बहिर्मंडल यानी सबसे बाहर की ओर जो मंडल है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। अब हम इस मंडल को जो है क्या करते हैं, इनको इनकी डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर कई बार ये जो परतें होती है इनका नाम इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और मध्य मंडल मेसोस्फीयर कहते हैं, और थर्मोस्फीयर बाह्य वायुमंडल जो होता है उसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। दोबारा देख लेना, यहाँ पर क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, बाह्य मंडल यहाँ पर इसको थर्मोस्फीयर, और थर्ड है यहाँ पर बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अब इनको हम यहाँ पर डिटेल से देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल, ये जो परत है ये क्या होती है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। और ये जो परत है याद रखना, ये परत वायुमंडल जो पृथ्वी है उसकी सतह पर, यानी कि यहाँ इस पिक्चर को देखिए कि ये क्षोभ मंडल है, और ये क्षोभ मंडल कहाँ पर है, पृथ्वी की जो अर्थ सरफेस है उसके साथ ये मिली हुई है। अर्थ सरफेस पे ही क्षोभ मंडल पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो अर्थ सरफेस से जुड़ी हुई है, तो वो है क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर।
तो ये जो है वायुमंडल हमारे पर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत हमारे लिए है, इसलिए है क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई है, ये जो है पर जो अर्थ सरफेस है उससे जुड़ी हुई है, और जितने भी जीव है इस पर इस मंडल का, इस परत का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर। इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है इसकी, तो ये कितनी है इसकी 13 किलोमीटर। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी कि हम जो क्या करते हैं, ये जो मंडल है सौर मंडल, इसके अंदर वो वायु भी पाई जाती है जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन। और मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं होती है, जितने भी फेनोमेना होते हैं मौसम से रिलेटेड, वो सारे जैसे वर्षा होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि होना, इसी परत के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये सौर मंडल है, इसी के अंदर जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, जितनी भी वर्षा हो या कोहरा या ओला होना, जो भी चीज़ें हैं, बर्फ़ गिरना, जो भी है सारा इसी मंडल के अंदर होता है। दूसरा, अब इससे ऊपर आती है समताप मंडल। सौर मंडल और समताप मंडल के बीच में एक बारीक पतली सी इनको जोड़कर रखने वाली एक परत होती है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, सौर मंडल और समताप मंडल की सीमा है दोनों की, इसलिए हम इसको सौर सीमा भी कहते हैं। समताप मंडल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि सौर मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। सौर मंडल से ऊपर जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित फैला हुआ है। यानी कि आपको इसकी हाइट, यानी कि जो ऊंचाई है, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सौर मंडल की कितनी ऊंचाई पे तक है, औसत उसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर, और समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ये परत क्या करती है, बादलों और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उससे बिल्कुल मुक्त होती है। यानी कि इस समताप मंडल में ना बादल होते हैं, ना वर्षा होती है, यानी कि मौसम से रिलेटेड कोई भी घटनाएं इसके अंदर नहीं होती। ये जो है परत, ये इन घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी मौसमी घटनाएं न होने की वजह से यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कि हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो इसी समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। यानी कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, जो भी जेट वायुयान वगैरह ये उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे सुटेबल ये है, स्पेयर है इसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता और भी है, और वो क्या है कि इस मंडल के अंदर ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी कि याद रखना, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो वो है समताप मंडल। और ये ओजोन गैस, जिसके बारे में आप सभी ने लगभग सुना हुआ है, ओजोन गैस क्या होती है, ये वो परत होती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उससे हमारी क्या करता है, गैसेस से हमारी रक्षा करती है। अब है तीसरा नंबर मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है, ये मंडल वायुमंडल की, यह जो मंडल है मध्य मंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है, और ऐसी सीमा जहाँ पे मध्य मंडल और समताप मंडल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इन दोनों की सीमा जिस जगह जुड़ती है उसको हम समताप सीमा कहते हैं। आगे ये जो मध्य मंडल है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये फैली हुई होती है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है, अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आकर जलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो मध्य मंडल होता है वो क्या होता है, समताप मंडल से ऊपर होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है मध्य मंडल। और अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्कापिंड आते हैं, हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, हमें जलते हुए नज़र आते हैं, वो इसी मध्य मंडल के अंदर ही होता है। यानी कि इस मंडल में आते ही ये जलना शुरू हो जाते हैं वायुमंडल के साथ घर्षण करके। चौथे नंबर है बाह्य वायुमंडल, जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर, जिसके अंदर जितने भी रेडियो संचार के लिए रेडियो एक्टिव जो किरणें अंदर क्रिएट होती है, बिजली वगैरह चमकना, ये सारे तो बाह्य वायुमंडल है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। तापमान इसमें क्या होता है, बढ़ता है। और आयन मंडल
इस परत का एक भाग है। आयन मंडल जो है इसी परत का भाग है, यानी कि जो बाह्य मंडल है उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक होता है। याद रखना, बाह्य मंडल के अंदर इसमें क्या होता है, तापमान जो है थर्मोस्फीयर में तापमान क्या होता है, तीव्रता के साथ बढ़ता है, यानी कि बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे बढ़ जाता है अचानक से। और आयन मंडल जो है वो इस परत का हिस्सा है बाह्य मंडल का, थर्मोस्फीयर का। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसका फैलाव है वायुमंडल का। और रेडियो संचार के लिए इस परत पर का उपयोग होता है, यानी कि रेडियो संचार के लिए जो ये परत है इसका बहुत ये उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आती है वो इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। और जो भी रेडियो तरंगे होती है वो सारी क्या हो जाती है, पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है इस परत के द्वारा। यही वजह है कि हम वायरलेस मोबाइल वगैरह, टेलीफोन वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं, और मोबाइल टीवी वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें हमें इसी परत से जो तरंगे मिलती है, रेडियो तरंगे प्रसारित होने वाली, वो सारी इसी परत से बाह्य वायुमंडल से ही मिलती है, यानी कि थर्मोस्फीयर से ही मिलती है। और उसके अंदर भी जो आयन मंडल है जिसमें आयन बनते हैं, प्लस और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनते हैं, तो वो भी इसी परत के अंदर बनते हैं। और यही वजह है कि इस परत के अंदर जो बिजली कड़कना वगैरह ये काम होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं। अब है लास्ट बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। बहिर्मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और ये वायुमंडल की पतली परत होती है, यानी कि ये वायुमंडल की बहुत ही पतली परत होती है, क्योंकि इसमें बहुत हल्की गैसेज पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम और हाइड्रोजन। ये अंतरिक्ष के अंदर तैरती रहती है, बहुत ही हल्की गैसेज इस मंडल में पाई जाती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। अगला टॉपिक हमारा है मौसम और जलवायु। तो लगभग आप लोगों को मौसम और जलवायु के बारे में आइडिया है ही कि मौसम जो है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होता रहता है उसको मौसम कहते हैं। और लंबे समय तक, खूब बहुत वर्षों तक का जो एवरेज मौसम जो रहता है, एवरेज जो भी औसत जो मौसम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं मौसम क्या होता है। मौसम क्या होता है कि मौसम क्या है, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है, वायुमंडल की जो प्रत्येक घंटे में चेंज होना, या दिन प्रतिदिन जो चेंज होते रहते हैं, जो स्थिति होती रहती है, उसको हम मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं, यानी कि आर्द्र जो गर्म मौसम होता है उसमें जो कैसा होता है, चिपचिपापन होता है, जिससे इंसान क्या होता है, चिड़चिड़ा होता रहता है इस तरह से। और अच्छा जो मौसम होता है वो हमें घूमने जाने की या हमें आनंद देता है इस टाइप से। तो मौसम क्या होता है, नाटकीय रूप से, यानी कि ड्रामेटिकल तरीके से ये दिन प्रतिदिन मौसम बदलता रहता है। किंतु जो मौसम है वो क्या होता रहता है कि दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन जो जलवायु होता है वो क्या होता है कि दीर्घ काल में, यानी कि लंबे समय में, बहुत सारे वर्षों तक क्या जो किसी स्थान का औसत मौसम होता है, एवरेज अगर मौसम निकाल लिया जाए तो उसको उस स्थान की क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और कई बार हम ये जो मौसम है उसके बारे में हम क्या करते हैं, मौसम में दैनिक अनुमान भी हम करते रहते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, इस तरह से करते रहते हैं। तो जो मौसम है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो चेंजेस आते हैं उसको हम मौसम कहते हैं। और जो भी औसत जो मौसम है, दीर्घकाल के अंदर जो भी मौसम बना है उनका जो एवरेज निकालने के बाद में कि किस टाइप का मौसम रहा है, टोटल मिला के, औसत टोटल नहीं, एवरेज मौसम जो एवरेज जो है इसको हम क्या कहेंगे, वेदर को, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। आगे हम इसको देख लेते हैं तापमान के बारे में कि
हम सभी क्या करते हैं कि वायुमंडल में अंदर क्या होता है, तापमान होता है और हम तापमान को अनुभव भी करते हैं। वायु में मौजूद जो ताप है, शीतलता है, उसको क्या कहते हैं, उसी के परिणाम को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायु के अंदर जो भी मौजूद ताप हो, चाहे वो शीतलता हो, उसके अंदर ठंडा हो या गर्म हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात से ही नहीं बदलता, यानी कि वायुमंडल का जो तापमान है वो न केवल दिन और रात से ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल है उसका तापमान दिन और रात, यानी कि दिन के अंदर वो गर्म हो जाए, रात के समय ठंडा हो जाए, इसी तरह से तो बदलता ही बदलता है। साथ में ऋतुओं के अनुसार भी जो है तापमान बदलता रहता है। अगर शीत ऋतु है तो तापमान ठंडा रहेगा, ग्रीष्म ऋतु है तो तापमान गर्म रहेगा, यानी कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब हम ये इसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, आतपन। और आतपन क्या होता है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि आतपन क्या करता है, तापमान का जो वितरण है, तापमान का किस तरह का तापमान हो रहा है उसको प्रभावित करता है। आतपन क्या होता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन कहते हैं। यानी कि सूर्य से आने वाली जो गर्म हवा है, गर्म जो किरणें हैं, यानी कि जो तापमान है वो पृथ्वी तक आ जाती है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, उस तापमान को, उस ऊर्जा को अपने अंदर रोक कर रखती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। आतपन मतलब सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यानी कि जो सूर्य ताप है या आतपन जो है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, और फिर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम बढ़ते हैं वैसे ये आतपन जो है क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार भी घटता जाता है। तो तापमान भी क्या करता है, जिस प्रकार आतपन घटता जाता है ध्रुवों की ओर, उसी तरह से क्या होता है कि जो तापमान है वो भी घटता जाता है ध्रुवों की ओर। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हम समझ चुके हैं इस बात को कि जो ध्रुव है, ध्रुवों पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है, इस बात को हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो ध्रुव है यानी कि जो पोलर है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो पोलर है उस पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है, इस बात को हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि ये आतपन की वजह से होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। यानी कि अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होगा कि तापमान अधिक होने से पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उससे फसलें वगैरह उग नहीं पाएगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी हुई जो सड़कें होती है या धातु कोई भी मेटल और कंक्रीट से बने हुए जो भवन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये उष्मा मुक्त हो जाते हैं, यानी कि रात के समय ये बहुत ठंडे हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। यानी कि नगर के जो भीड़ वाले ऊंचे भवन है वो क्या करते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नगर के जो भीड़ वाले जो ऊंचे भवन है वो गर्म वायु को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। गर्म वायु जो होती है उसको रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वायुदाब के बारे में। तो वायुदाब में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वायुदाब में क्या होता है कि वायु जो है हमारे शरीर के ऊपर दाब बनाती है। यानी कि हमारे ऊपर जो है वायु का जो दबाव डलता है उसको वायुदाब कहते हैं। हमारे शरीर के ऊपर उच्च दाब के साथ बल लगाती है वायु, लेकिन इसका हमें क्या नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से बराबर लगता रहता है। यानी कि सभी दिशाओं की तरफ से हमारे ऊपर वायु का दबाव बना होता है
है और फिर हमारा जो शरीर है वो विपरीत बल लगाता है वायु के ऊपर। इसकी वजह से जो है हमें ये महसूस नहीं होता कि वायु हमारे ऊपर दबाव बना रही है या हमारे ऊपर वायु का दाब बना हुआ है। अब है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह है यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर क्या होता है? अर्थ सरफेस के ऊपर वायु के भार के द्वारा यानी कि वायु का जो भार होता है उसके द्वारा, वजन के द्वारा दाब तो लगता ही है। तो दाब जो लगता है उसको हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो वायु का दाब भी कम होता जाता है, गिरने लगता है। तो यहाँ क्या होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हल्की वायु पाई जाती है, हल्की वायु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इस टाइप की पाई जाती है जिसका जो है दबाव बहुत कम होता है। और समुद्र का जो स्तर होता है उस पे वायुदाब सर्वाधिक होता है। समुद्र पे वायुदाब सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के आसपास जो एरिया होता है, समुद्र की ठंडी वायु जो है वो क्या होती है? डेंस होती है, सघन होती है और उसकी वजह से हवा जो है वो भारी हो जाती है। और इसी वजह से समुद्र स्तर पर क्या होता है? समुद्र का जो तल होता है ऊपर, उसके ऊपर स्तर के ऊपर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता रहता है? वायु दाब घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु दाब के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जो वायु दाब है उसका क्षैतिज वितरण यानी कि चारों तरफ जो फैलाव है, डिस्ट्रीब्यूशन है वायु दाब का, उसका क्षैतिज वितरण किस पर निर्भर करता है? वायु के ताप पर निर्भर करता है। अगर अधिक ताप वाला क्षेत्र है वहाँ वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अधिक ताप वाली वायु हो जाती है वहाँ पर, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब बन जाता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न वायु दाब होने का जो सिंबल है, जो पहचान है, वो क्या है कि आसमान जो है, आकाश जो है वो बादल युक्त हो जाएगा। यानी कि बादल हो जाएंगे आसमान में और मौसम कैसा हो जाएगा? नम मौसम हो जाएगा। तो उस जगह पर क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है? ठंडी होती है। यानी कि जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ वायु ठंडी होती है, भारी होती है, सघन होती है, डेंस होती है, जिसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित हो जाती है। निमज्जित मतलब सघन होकर वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है और निमज्जित होने की वजह से वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब क्षेत्र के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश बन जाता है। यानी कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आसमान में कोई बादल वगैरह नहीं होते, बिल्कुल आसमान साफ़ हो जाता है। तो ये सिंबल है उच्च वायुदाब का। अब याद रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि उच्च जो वायु होती है, जो पवनें होती है, वो किस ओर चलती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। कहने का मतलब है कि जो निम्न दाब क्षेत्र होता है वहाँ वायु गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर वायु मुक्त क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र को भरने के लिए उसकी तरफ उच्च वायु दाब से पवनें किधर बहती है? निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अब जो है हम इस आगे बढ़ने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर कि जो पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के, जो सूर्य की ऊर्जा है पृथ्वी पर, वो क्या करती है? यानी कि ये जो जितना भाग है सूर्य की ऊर्जा का, ये यहाँ पर जितना हिस्सा दिया गया है उस भाग का केवल एक भाग ही पृथ्वी क्या करती है? प्राप्त करती है। यानी कि 2 अरबवा जो हिस्सा है, ये जो सूर्य की ऊर्जा हमें पृथ्वी पर 2 अरब ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका केवल 2 अरबवा हिस्सा यानी कि एक ही हिस्सा, एक ही भाग पृथ्वी तक सूर्य ताप की पहुँचती है, सूर्य ऊर्जा की पहुँचती है। आगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज़ें देख लेते हैं। मौसम की जानकारी के लिए जितने भी यंत्र बने हुए हैं उनके लिए, उनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि उनको किस नाम से जाना जाता है और किस यंत्र से क्या मापा जाता है, उसको देख लेते हैं।
तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग होता है, तापमापी यंत्र का उपयोग होता है। वायुदाब मापने के लिए वायुदाब मापी का यंत्र होता है। और वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी का यूज होता है। और पवन की दिशा को मापने के लिए वात दिक्दर्शी का उपयोग होता है। तो मौसम की जानकारी के लिए ये 4 इम्पोर्टेंट यंत्र यहाँ पे इनके नाम भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, वायुदाब को किस यंत्र से नापा जाता है? वायुदाब मापी से। तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ताप मापी से। वर्षा को किसी यंत्र से मापा जाता है? तो वर्षा मापी से। और पवन की दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो वो है वात दिक्दर्शी। उसको क्या कहते हैं हम? वात दिक्दर्शी कहते हैं। आगे हम यहाँ पर आगे और देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट और भी बातें यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं, मतलब देख लेते हैं यहाँ पर कि तापमान को मापने की मानक इकाई क्या कहलाती है? डिग्री जो होती है वो सेल्सियस कहलाती है। तापमान को मापने के लिए जिस डिग्री का यूज किया जाता है, जिस मानक इकाई का यूज किया जाता है, उसको हम सेल्सियस में नापते हैं, सेल्सियस में मापने का काम करते हैं, उसको सेल्सियस कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया है? एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया है। इन्हीं के नाम पर इस मापन की जो ये इकाई है उसका नाम सेल्सियस रखा है। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है वो सेल्सियस के ऊपर के पैमाने का अगर मापे तो उसमें जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और जल को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाते हैं उसके तापमान को, तो वो उबलना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम ये जो तापमान को मापने की जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, इससे हम पता लगा लेते हैं 0 डिग्री है, बर्फ़ जम जाती है तो इसका तापमान, पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि वायुदाब के संदर्भ में यहाँ हम देखते हैं कि जो चांद होता है यानी कि चंद्रमा के ऊपर क्या नहीं होती है? वायु नहीं पाई जाती है, अतएव वहाँ पर वायुदाब भी नहीं होता। जहाँ वायु है ही नहीं तो वहाँ वायुदाब कैसे हो सकता है? तो वहाँ वायुदाब चंद्रमा पे नहीं होता। यही वजह है कि जो अंतरिक्ष यात्री है जब चांद पर जाते हैं तो उन्हें विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनाई जाती है। यानी कि एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनाई जाती है जो हवा से भरी हुई हो, जिसकी वजह से वो चंद्रमा की सतह पे रुक सके, चंद्रमा की सतह पर वो ठहर सके, या फिर उसके ऊपर जो है अपना चंद्रमा की सतह पर वो उतर सके। इसलिए जो है उनको ऐसी पोशाक पहनाई जाती है जिसके अंदर सुरक्षित हवा भरी होती है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने, यानी कि अगर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस पोशाक को अगर न पहनते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएँ हैं यानी कि खून की जो शिराएँ हैं वो क्या हो जाएगी? फट सकती है उनके नाक से। और इस तरह से जो है फटने के बाद में मुंह से, नाक से रक्त बहना शुरू हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। आगे हम यहाँ पर पवन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पवनें होती क्या हैं, इस बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पवनों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पवन होती है वो क्या करती है कि कोई भी वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु की गति उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर होती है। तो वायु में जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? जब हवा या वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तो वो जो हवा, जो वायु की जो गति हम महसूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन जो है इसका नाम क्या है? आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो पवन है उसके किस दिशा से आ रही है उसी के आधार पर पवन का नाम रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली अगर हवा है तो उसको पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। और पूर्व दिशा से आने वाली जो पवन है तो उसे हम पूर्वी हवा या फिर पूर्वाई पवन कहते हैं। यहाँ पर पूर्वी पवन कहते हैं।
अब उनकी दिशा के अनुसार वायु की नाम भी, जो पवन है उसका नाम भी उनकी दिशा के अनुसार पड़ता है। पवन के बारे में यहाँ पे हमने देखा ही है कि पवनें कैसे चलती है, वायु कैसे चलती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलती है। पवन को हमने महसूस भी किया है। किस तरह से हमें पता चलता है कि पवन चल रही है, तो वो हमें इस तरह से पता चलता है कि जो सड़क पर गिरी हुई पेड़ों की जो पत्तियां उड़ती है, या तूफान के दौरान पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, यानी कि वो तेज़ हवा होती है, तेज़ पवन चलती है तब, जिसको हम आंधी का नाम देते हैं। और कभी कभी पवन जो है बहुत धीरे धीरे बहती है, यानी कि धीरे धीरे बहती है, जिसके अंदर महीन धूल या धुआं जो है उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। और कभी कभी पवन जो है इतना तेज चलती है कि इसके विपरीत चलना कठिन हो जाता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घरों की छतें उखड़ जाती है, इतनी तेज पवन चलती है। तो इस तरह से आपने जो है महसूस किया होगा पवन को, कि पवन कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है। जो ये वायु बहती है इसी को हम पवन कहते हैं, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो पवन जो है कितने प्रकार की, अपनी पवन की गति के आधार पर, यानी कि पवन जिस प्रकार बहती है उसी तरह से पवनों की जो गति है उसके आधार पर पवन को 3 भागों में बांटा गया है। पवनों को 3 प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है। तो इनके नाम है यहाँ पर, निम्न नाम यहाँ पर दिए गए हैं पवनों के, जिनको बोलते हैं स्थायी पवनें, जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, हमेशा निश्चित दिशा में ये चलती है, इसको बोलते हैं स्थायी पवनें। दूसरा है मौसमी पवनें, जो मौसम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तीसरा है स्थानीय पवनें, जिन क्षेत्रों के अंदर ये पवनें चलती है उनको उनके स्थानीय भाषा के अंदर नाम रख दिए जाते हैं, तो उनको कहते हैं स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें क्या होती है, देखो स्थायी पवनों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, जिसको पश्चिमी और पूर्वी जिस दिशा से वो बहती है इसलिए उनको पश्चिमी पूर्वी पवनें या स्थायी पवनें कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती रहती है, और ये स्थायी पवनें भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर ये पवनें, उत्तर पूर्वी पवनें, व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो ये बहती भूमध्य रेखा के आसपास में, उसको हम स्थायी पवनें कहते हैं। इनकी दिशा निश्चित होती है, ये कभी बदलती नहीं है। मौसमी पवनें जो होती है ये क्या होती है, ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग इन पवनों की दिशाएं बदलती रहती है। जैसे भारत का जो मानसूनी पवनें हैं उनको मौसमी पवनें कहते हैं। अब है तीसरे प्रकार की पवनें, स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनों में क्या है, यहाँ पर ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे दिन के समय चलती है गर्मियों में, तो उसको हम लू कहते हैं स्थानीय भाषा में, राजस्थान में। और कई जैसे जो किसी स्थल वगैरह के स्थल पे चलती है उसको स्थल समीर कहते हैं। और समुद्र के ऊपर से स्थल की तरफ बहती हुई जो पवनें होती है उसको समुद्री समीर कहते हैं। इस तरह से स्थानीय पवनें भी ये होते हैं जिनको स्थान के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। और उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तर भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें गर्म और शुष्क जो स्थानीय पवन है उसको भी हम क्या नाम कहते हैं, लू कहते हैं। ये स्थानीय पवनें जिनको विशेष तौर से नाम रखा गया है स्थल समीर और समुद्री समीर। तो ये कैसे होते हैं कि स्थल समीर तो वो होता है जो स्थल भाग से समुद्र की ओर पवनें बहती है, उनको स्थल समीर कहते हैं। और समुद्र के बाहर, समुद्र से पवनें स्थल की तरफ चलती है तो उसको समुद्री समीर कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक जो आपदा होती है उसके बारे में, चक्रवात के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्राकृतिक आवेश होता है ये, और चक्रवात होता क्या है उसके बारे में, और भयंकर जो चक्रवात कब उठा है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी जो तट है समुद्र के आसपास का, जो ओडिशा के पास में बंगाल की खाड़ी से ओडिशा के पास में स्थित है, वहाँ क्या है हुआ कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर बहुत बड़ा भयंकर चक्रवात का खतरा बना रहता है बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा ही चक्रवात एक बार 18 अक्टूबर और 1999 के
को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, यानी कि 18 अक्टूबर को 1999 को जो ये राज्य है ओडिशा, यहाँ के 5 जिलों के अंदर चक्रवात आया। और 29 अक्टूबर 1999, जो ये 29 अक्टूबर 1999 का समय है, उसमें एक अन्य महाचक्रवात भी आया। और ये दोनों जो चक्रवात आए, इन्होंने राज्य के बड़े हिस्से में बहुत भयंकर तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। ज़्यादातर इस राज्य के अंदर पवन का जो वेग हुआ, तेज वेग, उसकी वजह से साथ में इसी के साथ मूसलाधार वर्षा हो गई। और ज्वारीय प्रोत्कर्ष की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, भयंकर हानियाँ हुई। और 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे तक, यानी 36 आवर तक ये क्या हुआ, ज़्यादा समय, इससे भी ज़्यादा समय तक चलती रही। और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। और साथ में विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई, यानी कि ये जो लाइनें हैं ये भी उस वक्त पूरी तरह से तहस नहस हो गई। टेलीफोन लाइन और जो बिजली वगैरह है, लाइट वगैरह की व्यवस्था है, उसमें भी ये भी लाइन कट गई उस वक्त। और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही, यानी कि चक्रवात की वजह से यहाँ पे लगातार 3 दिनों तक बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके अंदर बाढ़ आ गई, अधिक पानी बढ़ने की वजह से, अधिक जल आने की वजह से। और चक्रवाती पवनों के कारण ये जो समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पे ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई, यानी कि समुद्र के अंदर उठने वाली जो पवने हैं, जो तरंगे हैं, वो क्या हो गई, स्थल भाग पर 20 किलोमीटर की तक अंदर तक स्थल भाग में आ गई। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही उन्होंने मचाई चक्रवात ने। और अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची दूसरी ओर ज्वारीय तरंग आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी जो धान की फसल है वो क्या हो गई, पूरी तरह से तहस नहस हो गई, नष्ट हो गई। तो चक्रवात जो है उसकी वजह से भयंकर नुकसान हुआ, भयंकर यहाँ पर जो है तबाही हुई। तो यहाँ पर ये हुआ कब, 1999 की बात है, 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर के आसपास। और दूसरा चक्रवात उसके कुछ ही 10 दिनों के बाद में ही, कब 29, ये जो पहला चक्रवात आया 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1999 में, और उसके 10 दिन बाद में ही 29 अक्टूबर को 1999 को एक और महाचक्रवात आ गया, जिसकी वजह से ओडिशा का ये जो क्षेत्र है इस पर बहुत भयंकर बारिश और बहुत भयंकर विनाश हुआ। आगे हम यहाँ पर इसी के बारे में देखते हैं कि इसी के साथ 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी जो पोर्ट ब्लेयर है उसके निकट, यानी कि 25 अक्टूबर का जो समय है 1999 में, उसमें भी क्या होता है, जो पूर्वी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके निकट जो थाईलैंड की खाड़ी है, यानी कि थाईलैंड जो देश है उसकी जो खाड़ी है, वहाँ पर अवदाब बन जाता है। और अवदाब के कारण यहाँ पे फिर से एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाता है, गहन होकर, यानी कि ये डेंस होकर, सघन होकर क्या हो जाता है, महाचक्रवात का रूप धारण कर लेता है। और 29 अक्टूबर की सुबह 10 - 10 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकोंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसमें लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी और फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न लवणता, यानी कि ज्वारीय जो तरंगे स्थल भाग पे आई और उसके अंदर जो समुद्र की जो तरंगे, यानी कि जो ज्वारी जो भी समुद्र की जो लहरें हैं वो स्थल भाग पे आई, तो उसकी वजह से लवणता जो है स्थल भाग पे फैल गई। और उसके कारण कृषि योग्य जो विशाल भूभाग क्षेत्र है वो अनुपजाऊ हो गया।
साथ में साल, सागवान और बांस के बागान वाले जो विशाल क्षेत्र हैं, भू क्षेत्र हैं, वो नष्ट हो गए। और पारादीप और कोणार्क जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इस यहाँ के स्थल भाग है, और मैंग्रोव के जंगल भी यहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी क्या हो गए, मैंग्रोव के जो जंगल है वो लुप्त हो गए। इतनी भयंकर तबाही इन चक्रवातों से हुई 1999 के अंदर। आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं आर्द्रता क्या होती है। साथ में जब वायु पढ़ लिया, वायु दाब देख लिया, पवनें देख ली, तो इसी के साथ हम यहाँ पर आर्द्रता को भी देखते हैं, और यहाँ पर जो वर्षा है उसके प्रकार के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। आर्द्रता क्या होती है, देखिए यहाँ पर आर्द्रता क्या होती है कि वायु के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। वायु के अंदर जो नमी होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी कि जब जल क्या हो जाता है, पृथ्वी से या जलाशयों से या नदियों से जब वाष्प के रूप में होता है, और ये क्या बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। वाष्पित होकर ये जल वाष्प का रूप धारण कर लेता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को, यानी कि वायु के अंदर जब ये जल वाष्प की मात्रा घुल जाती है तो उसको हम कहते हैं आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, यानी कि जिस दिन वायु के अंदर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी कि वायु अगर गर्म होगी और हल्की होगी तो उसके अंदर जल के वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ये एबिलिटी यानी कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, यानी कि और अधिक जलवाष्प पाकर और ज़्यादा आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े जो है सूखने में काफ़ी समय लगता है, और क्या होता है, हमें चिपचिपा महसूस होता है, असहज महसूस होता है उस दिन। जब जल वाष्प ऊपर उठता है और यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जब ये जल वाष्प क्या होता है कि ऊपर उठना शुरू हो जाता है और ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जब जल वाष्प संघनित डेंस होकर क्या हो जाता है, ठंडा होकर ये जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जल वाष्प क्या होता है कि जब जल राशियों के ऊपर जो जल है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसको जल वाष्प कहते हैं। और जब ये जल वाष्प गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है हल्का होकर, तो ये जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ तापमान ठंडा होता जाता है, जिसकी वजह से ये जल वाष्प संघनित हो जाता है, डेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, और सघन होकर ये ठंडा हो जाता है, और यही जल वाष्प और ज़्यादा ठंडा होकर और ज़्यादा संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बादल जो है इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। बादल क्या होता है, जल वाष्प के ठंडा होने से बनने वाली जो बूंद है उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और जब ये जल की ये बूंदें और ज़्यादा संघनित होकर भारी हो जाती है तो वायु में तैर नहीं पाती है, यानी कि वायु के ऊपर ये टिक नहीं पाती है, यानी कि ये जो वायु के अंदर ये जल वाष्प भारी होने की वजह से वहाँ तैर नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वर्षण का रूप ले लेती है, बारिश का रूप लेती है, और अर्थ सरफेस पे यानी धरातल पे ये आ जाती है वर्षा के रूप में। अब क्या होता है, आकाश में उड़ते हुए जो जेट है, हवाई जहाज है, अपने पीछे क्या करते हैं, एक सफ़ेद पथ का चिन्ह छोड़ते हैं, यानी कि जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उनके पीछे एक सफ़ेद धुआं जैसा जो है एक पूरा रास्ता जैसा हमें दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि इंजनों से जो नमी निकलती है, इंजनों से जो भी गैस निकलती है, वो जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है, वो वहाँ पे डेंस हो जाती है ऊंचाई पर, और वो जो धुआं निकलती है वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने की वजह से, संघनित का मतलब डेंस हो जाती है, मतलब सघन हो जाती है और ठंडा हो जाती है। संघनित होने की वजह से वायु की गति न रहने की स्थिति में, और ऊपर जो है वायु के अंदर गति नहीं रहती है, हलचल कम होती है वायु में, और
जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाती है, संघनित नमी कुछ देर तक एक पथ के रूप में, एक रास्ते के रूप में, एक धुआं का जो रास्ता बना हुआ था उस रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो वायुयान उड़ते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, उनके पीछे हमें धुआं का वाइट सफ़ेद कलर का सा हमें वहाँ उसके पीछे की साइड हमें धुआं जो है इतनी सफ़ेद रंग की हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ वायु की गति नहीं होती है और हवा ऊंचाई के साथ वो जो धुआं होती है वो जल्दी से संघनित हो जाती है और जिसकी वजह से वो चारों तरफ फैल नहीं पाती। इसलिए हमें वहाँ पर क्या दिखाई देता है, हवाई जहाज़ों के पीछे हमें सफ़ेद पथ दिखाई देता है, रास्ता एक रास्ते की तरह का दिखाई देता है। आगे देते हैं, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो भी वर्षण होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जल के रूप में जिसी भी रूप में, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, या बारिश के रूप में हो, या ओला के रूप में हो, कोहरा के रूप में हो, जैसे भी वो वर्षण के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा। यानी कि पानी के रूप में, जल के रूप में, उसको हम वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी पृथ्वी की सतह के ऊपर जल के किसी भी रूप में अगर गिरता है उसको हम वर्षण कहते हैं। अगर ये वर्षण जल के रूप में होता है तो इसको हम वर्षा कहते हैं। अगर जल के रूप में हो रहा है वर्षण, यानी कि पृथ्वी के ऊपर कोहरा के रूप में और पाला के रूप में, वर्षा के रूप में, बर्फ़ के रूप में, किसी भी रूप में अगर वर्षण होता है पृथ्वी की सतह पर, तो उसको किसी भी रूप में आता है तो उसको हम वर्षण कहते हैं। और ये जो वर्षण है जल के रूप में होता है तो उसको हम वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, यानी कि भूमि के ऊपर जो भी जल प्राप्त होता है ज़्यादातर हमें वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे क्या करते हैं, जल का संरक्षण करने में मदद करते हैं। जब ये पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काट दिए जाते हैं तो वर्षा जल अनावर्तित पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। यानी कि ये जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, अपनी जड़ों के अंदर सोख लेते हैं। अगर यहाँ पर पहाड़ी इलाके के अंदर पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ नहीं होते पहाड़ी इलाकों के अंदर, तब क्या होता है वहाँ पर कि जो बारिश होती है यानी कि वर्षा होती है तो उस वर्षा के पानी को रोके रखने के लिए कोई पेड़ पौधे न होने की वजह से वर्षा का बहाव जो है ढलान पे पहाड़ी इलाकों में तेज़ हो जाता है। और जब ये वर्षा का पानी, नदियों का पानी जो तेज़ ढलान से आता है निचले इलाकों के अंदर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो क्रियाविधि के आधार पर, यानी कि किस किस क्रिया से वर्षा होती है उस क्रिया विधि के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा किस तरह से होता है कि समुद्र के अंदर जल जो है जलवाष्प होकर ऊपर जाती है, वायुमंडल में जाती है और ऊपर जाकर वायुमंडल में तापमान कम होने की वजह से संघनित हो जाती है और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लंब के रूप में पृथ्वी के ऊपर, यानी कि इस तरह से लंब के रूप में पृथ्वी की सतह पर ये सीधे सीधे बारिश होती है, यानी कि तिरछा नहीं होती, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बारिश होती है। तो इसको हम कहते हैं संवहनीय वर्षा। और ये जल वाष्प होकर बादलों के ऊपर जाकर, और ये बादल जो है ये जल वाष्प सघन होकर संघनित होकर फिर बारिश करती है। तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बारिश होती है। अर्थ सरफेस से क्या करती है, ये अर्थ सरफेस पर लंब के रूप में ये बारिश होती है, परपेंडिकुलर होती है, तब इसको हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरी तरह की जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। जब वायु समुद्र से आर्द्र वायु बहकर आती है, वायु क्या करती है, समुद्र से आर्द्रता ग्रहण कर कर आगे बढ़ती है, निम्न क्षेत्र की ओर जाती है। तब क्या होता है, बीच में अगर कोई पर्वत या कोई अवरोधक बीच में आ जाता है जिसकी वजह से ये आर्द्र वायु पर्वतों से टकराकर उसके किसी भाग पर, जिस तरफ से पर्वतों से टकराती है उस तरफ अगर ये वर्षा हो जाती है तो पर्वतों से टकराने की वजह से इस तरह की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवात की वजह से होने वाली जो वर्षा होती है, यानी कि गर्म वायु और ठंडी वायु दोनों आपस में मिलती है, चक्रवात बनता है, जिसकी वजह से चक्रवाती, इसको क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि पौधे
तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा से जीवों को क्या मिलता है, पानी मिलता है, जल की पूर्ति होती है। इसलिए वर्षा जीवों के लिए, सजीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को क्या होता है, ताज़ा जल प्रदान होता है, यानी कि ताज़ा जल की प्राप्ति होती है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी होती है तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर जल अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है और जल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण जो है इसके कुछ अलग रूप भी हैं। वर्षण के जो रूप हैं इनको हम देख लेते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप भी हैं यहाँ पर, यानी कि वर्षा ही नहीं है वर्षण का रूप, जल के रूप में हिम भी आता है वर्षण में, और सहिम वृष्टि आती है, और यानी कि हिम के साथ बारिश होती है, वो यानी कि ओलों के साथ बारिश हो और साथ में ओले, ये सभी भी वर्षण के ही रूप हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 वायु को आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और आशा है आपको इस चैप्टर में सभी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ बातों में डाउट रह गया है, कुछ नॉलेज में जहाँ समझ में नहीं आया है, वहाँ अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता दी है, फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सी बात आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई है, और हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो आज के चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 वायु कंप्लीट हो चुका है, और आज इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।